Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes. So today in this video we are going to discuss बंगाल. ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देखिए. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बंगाल के बारे में. देखिए क्या लिखा है. बंगाल जो है स्वतंत्र राज्य की जो नींव डालने का श्रेय है वो किसे जाता है? मुर्शिद कुली खां को. किसको? मुर्शिद कुली खां को जाता है. अब कैसे जाता है? तो मुग़ल जो सम्राट थे जिनका नाम था फ़र्रुखसियर. क्या नाम था इनका? फ़र्रुखसियर. इन्होंने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का जो है सूबेदार नियुक्त किया था. एक बार दोबारा देखेंगे इससे लाइन को, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर. स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय जो है मुर्शिद कुली खां को जाता है. मुग़ल सम्राट जिनका नाम था फ़र्रुखसियर, इन्होंने मुर्शिद कुली खां को जो है 1717 में बंगाल का जो है सूबेदार नियुक्त किया था कि तुम बंगाल को जाओ और बंगाल को संभालो. बंगाल में जाकर उन्होंने वहाँ का क्या करा था? सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था. अब सूबेदार नियुक्त करने के बाद में क्या क्या चीज़ें आई उनको हम समझेंगे. उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और उसके आधार पर इन्होंने अपनी सत्ता जो है वेस्ट बंगाल में कायम की. इस तरीके से भी हमने पढ़ा था. किसके बाद में? हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. निज़ामुल मुल्क को जो क्या थे, एक दक्कन के नियुक्त किए गए सूबेदार थे जो कि किसने किए थे? मोहम्मद शाह के द्वारा किए गए थे. उसी तरीके से फ़र्रुखसियर ने 1717 में बंगाल जो था, बंगाल में नियुक्त किया था सूबेदार. किसे नियुक्त किया था? तो किसको किया था? मुर्शिद कुली खां को. किसको? मुर्शिद कुली खां को. तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ देखिए. बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की जो है नींव डाल दी. क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था, मुग़लों में आपस में लड़ाई होने की वजह से इसका फ़ायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल की नींव डाल दी. किसने? मुर्शिद कुली खान ने, जो 1770 में किसने भेजा था? फ़र्रुखसियर ने. आगे लिखा हुआ, मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 जो हैं क्या हुए? विद्रोह हुए. वो कौन से विद्रोह हुए? पहला जो था सीताराम रॉय के द्वारा, और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था, और दूसरा सुजात खान ने किया था. तीसरा जो विद्रोह हुआ था वो नज़ाद खान ने किया था. मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से जो है ढाका के स्थान पर कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद में. देखिए कहाँ बनाई? तो मुर्शिदाबाद में जो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई. किसने बनाई? ढाका में ना बना करके इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद में. तो किसने बनाई? मुर्शिद कुली खां ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद में. ठीक. आगे लिखा हुआ, मुर्शिद कुली खान ने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के बड़े हिस्से को खालसा भूमि. क्वेश्चन आता है, अभी भी याद है यूपीटीजीडी 2016 में, कि खालसा भूमि से क्या आशय है. तो खालसा भूमि से क्या आशय है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खालसा भूमि यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि रहती है उसे बोलते हैं हम खालसा भूमि. खालसा वर्ड जो है क्या है? एक पंजाबी वर्ड है, इसलिए हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन पंजाब से रिलेटेड हो जाता है. यहाँ पे ध्यान रखना है, खालसा से मतलब क्या है? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को हम क्या बोलेंगे? खालसा भूमि. दोबारा देखेंगे, खालसा भूमि किसे कहेंगे? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को हम क्या बोलेंगे? खालसा भूमि. ठीक है, समझ गए. आगे क्या लिखा हुआ है? ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली. ठेके पर भू राजस्व की नई प्रणाली. इस नई प्रणाली का नाम जो है वो क्या कर रखा गया? इजारेदारी व्यवस्था. क्या रखा गया? इजारेदारी व्यवस्था. अब क्वेश्चन आता है इजारेदारी व्यवस्था क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. कुछ इस तरह के वर्ड जो हमने हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं किया होते हैं तो वही एग्ज़ाम में जो है दे देता है, जो थोड़ा टिपिकल टाइप के नाम होते हैं, जैसे कि इजारेदारी व्यवस्था. तो हम पढ़ेंगे इजारेदारी व्यवस्था क्या है. तो ठेके पर भू राजस्व वसूली करने की नई प्रणाली क्या कहलाती है? इजारेदारी व्यवस्था कहलाती है. ठीक.
आगे हमने समझेंगे किसके बारे में। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास और भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए, यानी कि किसानों को कृषि का डेवलप कर पाए जो किसान हैं, इसके साथ जो भूमि का जो राजस्व है यानी कि जो टैक्स दे पाए किसान, इसके लिए उन्होंने एक क्या बनाया, उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, लोन किसानों को देने के लिए एक नाम चलाया जिसका नाम था तकवी ऋण, यानी कि तकावी नाम का एक लोन था। मतलब इसके द्वारा किसान जो है अपनी कृषि को क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैसे उठा करके तकावी से और अपनी जो कृषि है उसमें लगा सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों को अपनी कृषि का जो है अपनी खेती बाड़ी का क्या देना है, टैक्स देना है, तो तकावी नाम का एक लोन का, जैसे आज के टाइम में ऐप बनते हैं तो उस टाइम में इन्होंने तकावी ऋण प्रदान किया। तो मतलब यहाँ पर तकावी जो नाम है जहाँ से लोन लेकर के लोग बाग जो है भूमि का जो राजस्व था, भूमि का जो टैक्स दिया करते थे वो दे सकते थे। कहाँ से, तकावी लोन लेकर के तकावी ऋण प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया, मुर्शिद कुली खां की बात अभी चल रही। तो मुर्शिद कुली खां ने किसानों की कृषि के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, भू राजस्व देने के सक्षम बनाने के लिए तकवी ऋण जो है क्या किया, तकवी ऋण जो है किसानों के लिए मुहैया कराया। आगे लिखा हुआ है 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद 1727 में जो है 1717 में क्या दिया था, 1717 में जो है उनके हाथ में गद्दी आई थी और वो करीब कितने 20 वर्ष चली, 10 साल तक किसने शासन किया, मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, तो इन्होंने 10 साल में क्या क्या इतना सारा कुछ हमने पढ़ा। उन्होंने खालसा भूमि चलाई, इसके साथ साथ उन्होंने इस रायदारी व्यवस्था चलाई। खालसा भूमि जो राजा के अंडर में थी वो हो गई खालसा। इस जारीदारी व्यवस्था जो थी ठेके पर जो भू राजस्व वसूली करने की नई प्रणाली से जारीदारी व्यवस्था कही गई। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि और विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम हेतु तकावी नाम का ऋण चलाया। इसके साथ 1727 में मुर्शिद कुली खान की जब डेथ हो गई, उसके बाद उनका दामाद था जिसका नाम था शुजाउद्दीन। क्या नाम था, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन नाम का दामाद था जो 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का जो है नवाब बना रहा। मतलब ससुर की जगह पर कब्जा किसका, दामाद का। 1727 से लेकर 1739 तक नवाब बना रहा। शुजाउद्दीन के बाद उनका बेटा सरफराज खां, यानी कि मुर्शिद कुली खां का नाती जिसका नाम था सरफराज खां, 1739 तक बंगाल का नवाब बना रहा। 1700 कितना हमने पढ़ा था, 17 में जो है हमने पढ़ा था किसके बारे में, मुर्शिद जो कुली खां 1717 में आए थे फर्रुख सियर के द्वारा। 1727 में उनकी डेथ हो गई थी। 1727 से लेकर 1739 के बीच में रहे थे उनके दामाद जिनका नाम क्या था, शुजाउद्दीन। क्या नाम था, शुजाउद्दीन। उसके बाद में उनके नाती जो 1739 से लेकर में थे बंगाल के नवाब बने। ठीक, आगे लिखा हुआ 1740 की सन चलेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिहार के नायब सूबेदार, क्या है, बिहार के नायब सूबेदार जिनका नाम था अलीवर्दी खां। क्या नाम था स्टूडेंट, उनका नाम था अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया या फिर घेरिया के युद्ध में हराकर, यानी कि जो उनका नाती था किसका, मुर्शिद अली खां का जो नाती था जिनका नाम था सरफराज खां जो बंगाल का नवाब बना। तो सरफराज खां को बिहार के जो अलीवर्दी खां जो थे, अलीवर्दी खां ने जो है सरफराज को जो है युद्ध में हरा दिया। कौन सा युद्ध था, गिरिया का युद्ध या घेरिया का युद्ध में हरा दिया और बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। मतलब उनका पद जो है, जो कि मुर्शिद कुली खां के नाती के पास में था, वो जो है अलीवर्दी खां ने जो है छीन लिया। ठीक है, किससे छीना, उनके नाती से मुर्शिद कुली खां के, जिसका नाम था सरफराज खां। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। मतलब जो मुगल सम्राट जो थे उस टाइम पर, जैसे कि 1717 की यदि बात की जाए तो उस टाइम कौन थे, फर्रुख सियर थे। तो उस समय जो मुगल सम्राट जो भी रहा होगा तो उनको 2 करोड़ रुपए नजराना दिया। किसने दिया,
सरफराज को हटाने वाला जो कौन था, बिहार का सूबेदार जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने जो है मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये नजराना दिया और अपने पद की स्वीकृति ली, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर उन लोगों को, लेटर तो नहीं कहेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लिया 2 करोड़ रुपये का नजराना देकर के भाई मुझे तुम अपॉइंट कर दो, क्योंकि मैंने तो अलीवर्दी जो नहीं अलीवर्दी खान ने बल्कि मुर्शिद कुली खां के नाते को मैंने हरा दिया और अली सरच का नाम था सरफराज, नाते को हरा के अलीवर्दी खान ने जगह ली और अपॉइंट मांगा 2 करोड़ रुपये नजराना देकर। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, समझेंगे हम। मराठों के हमलों के दबाव में आकर अलीवर्दी खान ने जो है रघुजी भोसले, क्या लिखा, रघुजी भोसले से 1751 में उड़ीसा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ और सरदेशमुखी एक जो है क्या है, टैक्स के नाम है। चौथ आता है क्वेश्चन, चौथ और सरदेशमुखी किसके द्वारा चलाए जाने वाले टैक्स हैं। तो देखिए लिखा हुआ है। अब हम किसके क्या पढ़े हैं, हम पढ़े अलीवर्दी खान ने अपना जो है शिकंजा जमा लिया, मतलब बिहार का रहने वाला था तो उसने बंगाल में भी कब्जा कर लिया सरफराज को हटा करके, जो कि सरफराज किसका नाती था, सरफराज था किसका नाती, मुर्शिद कुली खां का नाती था। ठीक, तो अब भैया मराठों का जो है उनके ऊपर दबाव पड़ने पर लगा अलीवर्दी खां पर, तो इन्होंने दबाव में आकर रघुजी भोसले से 1751 में जो है उड़ीसा क्षेत्र का बड़ा भाग वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि कर ली कि भाई मेरे पास जो है उड़ीसा का जो क्षेत्र है मैं तुम्हें क्या करूँगा, चौथ के रूप में जो है धनराशि एक निश्चित कर ली कि भाई तुम्हें इतना % मुझे देना है, उड़ीसा क्षेत्र का बड़ा भूभाग। ठीक है, अलीवर्दी खान ने यूरोपीय मधुमक्खियों की उपमा दी थी और कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी। यूरोपीय मधुमक्खियाँ जो हैं यदि उनको ना छेड़ा जाए, अलीवर्दी खान ने जो है यूरोपियों को मधुमक्खियों की जो है क्या दी थी, लिखा ना, अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को जो है मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी और कहा कि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और किंतु छेड़ दिया जाए तो वो काट करके मार डालेंगे। ये बात किसने बोली थी, अलीवर्दी खान ने बोली थी। किससे बोली थी, राघोजी भोसले से बोली थी, जो उन्होंने उड़ीसा के क्षेत्र पर चौथ नाम का जो वार्षिक धनराशि देकर जो संधि की थी। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे इस किसके बारे में, 1756 में। देखिए 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दोहित्रिक पुत्र जिसका नाम था सिराजुद्दौला, यानी कि जो अलीवर्दी खां जो था उसके बाद में उसका जो बेटी का बेटा था, यानी कि जो नाती था 1756 में। देखिए मैं यहाँ लिखी थी 1756, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद की बात है ये, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, यानी कि प्लासी के युद्ध से पहले की बात है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका जो नाती था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। समझ लीजिए बंगाल का नवाब कौन कौन बन रहे हैं। ठीक है, बंगाल का नवाब बना और सिराजुद्दौला की मौसी जिसका नाम था घसीटा बेगम, पूर्णिया का नवाब और शौकत जंग सिराजुद्दौला के जो है विरोधी थे। किसके, सिराजुद्दौला के विरोधी थे, जो कि सिराजुद्दौला किसका नाती था, अलीवर्दी खां का था। लेकिन सबसे बड़ा जो शत्रु था, सबसे बड़ा क्या था, शत्रु जो था वो क्या था, मीर जाफ़र। दिखाया था आपको, सबसे बड़ा जो शत्रु था उसका नाम क्या था, मीर जाफ़र था। इन सभी सिराजुद्दौला, इन सभी जो है जो है युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इन सभी ने जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो है साथ दिया था। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर के भेदी जो थे, जो प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला किसका साथ दे रहा, अंग्रेज का साथ दे रहा था। तो इसलिए क्या हुआ था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जो है जीत हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं देखिए जूम, अब पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा प्रबल विरोधी जो था, हमने पढ़ा था किसके बारे में,
अलीवर्दी खां के बारे में। ठीक है, अलीवर्दी खां का जो वो था नाती, जिसका नाम था क्या, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के अब दुश्मन कौन कौन है, तो सबसे बड़े उसकी क्या बोलते हैं मौसी भी थी और भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उसको सिराजुद्दौला को इतना खतरा नहीं था, लेकिन मीर जाफ़र सबसे ज़्यादा खतरा था। किसको, सिराजुद्दौला को। अब क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में जो है मीर जाफ़र ने जो है अंग्रेजी सेना का साथ दिया, नगर साथ नहीं दिया, तो सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। आगे क्या लिखा हुआ, सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई। और ये ब्लैक होल की घटना क्या है, इसका जिक्र बहुत आता है, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल एक अंग्रेज अधिकारी था, इसने बताया ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, क्वेश्चन में आता है 20 जून 1756 में। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी, ये किस नवाब की बात हो रही है, ये सिराजुद्दौला नवाब की बात हो रही है, जो कि अलीवर्दी खां का क्या था, नाती। सिराजुद्दौला नवाब ने क्या करा था, उनकी एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को जो है बंद कर दिया, जिसमें महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। क्या हुआ था, महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको ही हम लोग क्या करते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे बता देंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि फर्रुखसियर जो था मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल सम्राट था, उसने इनका काफ़ी बड़ा साम्राज्य होने के कारण जो है बंगाल में किसको भेजा था, मुर्शिद कुली खां को भेजा था। ठीक है, 1717 में फर्रुखसियर ने भेजा था। अभी देखा कि मुर्शिद कुली खां ने कि इन लोगों के बीच में आपसी मतभेद इतने ज़्यादा हैं, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठा करके मुर्शिद कुली खां ने और क्या किया था, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल, स्वतंत्र बंगाल की जो है स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो स्वतंत्र बंगाल की जो है स्थापना की। उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने शासन के दौरान 3 जो है विद्रोह हुए थे। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी जो है ढाका के स्थान पर कहाँ ले गया था, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ ले गए, ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद में ले गए थे। मुर्शिद कुली खान ने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि का, मैंने पढ़ा था आपको खालसा भूमि किसे बोलते हैं, जो भूमि किसके अंडर में होती है, राजा के अंडर में, उसे बोलते हैं खालसा भूमि, में तब्दील कर दिया। और एक इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठेके पर भू राजस्व वसूली करने की नई प्रणाली। मतलब भैया 20 बीघा ज़मीन है, इस पर आपको क्या करना है, टैक्स लेना है, तो इसे बोलेंगे इजारेदारी व्यवस्था। किसने शुरू की थी, मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने गरीबों को किसानों कृषि के विकास के लिए और भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए एक तकावी नाम का ऋण, मतलब तकावी नाम का जो है लोन इन्होंने प्रोवाइड करवाया था। तकावी नाम का प्रोवाइड करवाया था लोन, किसने, मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, 1727 में मुर्शिद कुली खान की जब डेथ हो गई, तो उनका जो नाती था मुर्शिद कुली खान की जब मृत्यु हो गई, तो उनका दामाद, पहले दामाद बैठा था, नाती बैठा था, तो उनका दामाद था जिसका नाम था शुजाउद्दीन। क्या नाम था, शुजाउद्दीन। 1727 से लेकर 1739 के बीच में बंगाल का नवाब बना। उसके बाद में शुजाउद्दीन के बाद में उनका बेटा सरफराज खां, यानी कि मुर्शिद कुली खां का नाती 1739 से बंगाल का नवाब बना रहा। अब क्या होता है, 1740 में बिहार के नायब सूबेदार जिसका नाम था अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ने देखा कि वही जो नाती बैठा हुआ है, किसका, मुर्शिद कुली खां का नाती बैठा हुआ है, तो अलीवर्दी खान ने जो है सरफराज खां को, यानी कि जो अलीवर्दी खां के नाती था सरफराज खां को गिरिया या फिर घेरिया के युद्ध में हरा दिया, और बंगाल का जो जगह था, बंगाल का जो राजा बना हुआ था सरफराज खां, उसको उस जगह से हटा दिया, हस्तगत कर दिया, और तत्कालीन मुगल सम्राट को है 2 करोड़ रुपये नजराना पेश करके वहाँ पे उसने अपॉइंटमेंट ले लिया। किसने ले लिया, अलीवर्दी खान ने, जो कि कहाँ का था, बिहार का जो है सूबेदार था। मराठों के हमलों के दबाव में आकर अलीवर्दी खां जो है थोड़ा सा प्रेशर में आया, और रघुजी भोसले से 1751 में उड़ीसा क्षेत्र का एक बड़ा भाग और वार्षिक
चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगे और छेड़ा जाए तो वो काट कर मार डालेंगे। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दोहित्र पुत्र अलीवर्दी खां का नाती, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में सिराजुद्दौला नवाब बना, अलीवर्दी खां का नाती। ठीक है, सिराजुद्दौला के कई सारे लोग दुश्मन जैसे ये होते ही हैं, उसकी मौसी होगी और काफ़ी लोगों से, लेकिन सबसे ज़्यादा जफ़र इसको जो डर था, सबसे ज़्यादा इसका जो शत्रु था, उसका नाम था मीर जाफ़र। क्या नाम था? मीर जाफ़र। क्यों था? इससे डर कि भाई इसने क्या करा था कि प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध, तो उसने अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। किसने? मीर जाफ़र ने। तो उससे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ी सेना हार गई थी उस टाइम पर। ठीक है, तो फिर अंग्रेज़ों ने फिर जो थे, क्या नाम था उनका, सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या करा, 20 जून 1756 में लगभग 146 अंग्रेज़ों को जो है कोठरी में बंद कर दिया था। और कोठरी में बंद करने के बाद में उसमें 146 में से सिर्फ 23 ही अंग्रेज जो हैं बचे थे। इसको ही ब्लैक होल की घटना कहते हैं। 20 जून 1756 में क्या हुआ था? ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 में। ठीक है, तो किसने बंद कर दिया था? तो सिराजुद्दौला क्या थे, नवाब थे। इन्होंने 20 जून 1756 में 140 अंग्रेजों को जो है बंद कर दिया था। इसको वर्तमान समय में भी और भविष्य में इसको ब्लैक होल नाम की घटना से जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ और ऐड करने से रहता है, तो हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक कल तक, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।